राइफल एक सिपाही का ज़ाती हथियार होता है। आप जब भी किसी कॉम्बैट सिचुएशन में जाएंगे या सर्वाइवल की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा या आप आने वाले वक्त में ग़ज़वा हिंद में शामिल होंगे पाकिस्तान फ़ौज के साथ, तो आपके पास जो हथियार होगा वो राइफल होगा। पाकिस्तान में ये सहूलत पाकिस्तानियों को है कि ये नॉन प्रोहिबिटेड बोर लाइसेंस के ऊपर अपने पास अच्छी राइफल्स रख सकते हैं। आज हम आपको राइफल का तारुफ करवाएंगे। आपको ये बताएंगे कि ये पाकिस्तान में जो आम तौर पर सिविलियन राइफल्स अवेलेबल हैं वो किस तरह की हैं, उनमें क्या फ़र्क है और एक राइफल में और उसके कैलिबर में या उसके बोर में क्या फ़र्क होता है और उनको इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। आज से पहले हम 2 वीडियोस बना चुके हैं, एक गन सेफ्टी के ऊपर और एक पिस्टल हैंडलिंग पे, और अब ये तीसरी वीडियो आपको राइफल हैंडबुक के तौर पर आपके लिए प्रेजेंट हम कर रहे हैं, ताकि वो शख्स जो राइफल को बिल्कुल भी नहीं जानता या इनके दरमियान ये क्या फर्क है इससे वाकिफ नहीं है, वो अच्छी तरह आगाह हो जाए कि पाकिस्तान की मार्केट में जो राइफल्स आपके पास अवेलेबल हैं, आपके पास क्या चॉइसेस हैं और इनमें फ़र्क क्या है और आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कौन सी राइफल सेलेक्ट कर सकते हैं। जहां तक हम राइफल्स की बात करेंगे तो पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे राइफल प्लेटफॉर्म्स की। यानी राइफल आप समझते हैं क्या होता है कि राइफल एक ऐसा हथियार है जो दूर मारने के लिए कम से कम यानी 100 गज से लेके 400 गज, 600 गज, 800 गज तक फायर करने के लिए एक इन्फेंट्री सोल्जर इस्तेमाल करता है। आजकल के इस एटॉमिक दौर में भी ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हथियार है। आप चाहे गजा को देखें या यूक्रेन को देखें तो अल्टीमेट बैटल जो है वो एक इन्फेंट्री सोल्जर करता है। और आने वाले वक्तों में जिस तरह की अर्बन वॉर हो रही है, जिस तरह इंडिया प्लान कर रहा है पाकिस्तान में दाखिल होने का, तो पूरे पाकिस्तान से प्यार करने वाले उन तमाम शहरियों को कि जो मुसल्ला हैं, तरबियत याफ्ता हैं, उनको भी पाक फौज के साथ मिलकर दुश्मनों का मुकाबला करना पड़ेगा। आजकल जैसे कहा अर्बन वॉर्स हैं, जंगें शहरों में होती हैं, तो उसके लिए राइफल आपका सबसे रिलायबल हथियार है। लेकिन कौन सी राइफल, आप कौन सी राइफल अपने लिए सेलेक्ट करें? जैसे कहा कि पाकिस्तान में आपको नॉन प्रोहिबिटेड बोर के ऊपर राइफल का लाइसेंस मिलता है। नॉन प्रोहिबिटेड बोर का मतलब है कि आप सेमी ऑटोमेटिक राइफल ले सकते हैं। सेमी ऑटोमेटिक राइफल का मतलब क्या है वो समझाएंगे आपको कि आप फायर करने के लिए हर दफा आपको ट्रिगर दबाना पड़ता है। लेकिन जो प्रोहिबिटेड बोर के लाइसेंस हैं वो भी मिलते हैं पाकिस्तान में। और प्रोहिबिटेड बोर का मतलब है कि आप एक ऑटोमेटिक वेपन रख सकते हैं, यानी एक दफा ट्रिगर दबाएं और वो पूरा मैगजीन खाली कर देता है। इससे पहले कि हम आपको एमुनेशन के बारे में और राइफल्स के चेंबर्स के बारे में बताएं, हम थोड़ा सा आपको वेपन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताना चाहते हैं। पाकिस्तान में जो 3 बड़े प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी अगर आप पाकिस्तान आर्मी के साथ जहाज पे जाएंगे और आर्मी आपको वेपन सप्लाई करेगी, तो इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि इन्हीं 3 वेपन्स में से आपको एक वेपन दिया जाएगा। वो 3 वेपन्स कौन से हैं? लेट मी इंट्रोड्यूस। ये वेपन है, आप इसको देख रहे हैं शक्ल में, इसको एके प्लेटफॉर्म कहते हैं। यानी ज़ाहिरन देखने में आपको ये क्लैशनकॉफ लग रही है, लेकिन फिलहाल हम प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। यानी ये डिजाइन जो राइफल का है, ये वाला डिजाइन जो आप देख रहे हैं, इसको एके डिजाइन कहते हैं। बेसिकली रशियन है, वहां से शुरू हुआ है और ये एके प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान आर्मी भी इस्तेमाल करती है, हमारे दुश्मन भी हमारे खिलाफ यही इस्तेमाल करते हैं। और लाइसेंस पर भी आप जो वेपन्स पाकिस्तान में ले सकते हैं उसमें एके प्लेटफॉर्म्स आप ले सकते हैं। सो एक तो ये प्लेटफॉर्म है, इसकी डिटेल्स हम बाद में बताएंगे आपको। दूसरा प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है और जो लाइसेंस पे आपको मिल सकता है, पूरी पाकिस्तान आर्मी इस्तेमाल करती है, वो ये G3 प्लेटफॉर्म है। यानी G3 प्लेटफॉर्म ये जर्मन ओरिजिन टेक्नोलॉजी है और आप दोनों का देख रहे हैं कि डिजाइन में फर्क है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी कसरत से G3 इस्तेमाल करती है और एके प्लेटफॉर्म कसरत से पाकिस्तान आर्मी में भी इस्तेमाल होता है। और ये आप लाइसेंस पे पाकिस्तान में ले सकते हैं, नॉन प्रोहिबिटेड बोर सिविलियन इसको ले सकते हैं। और तीसरा प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है वो ये M16 प्लेटफॉर्म है। यानी इसका छोटा वर्जन M4 भी आता है।
पाकिस्तान स्पेशल आर्मी स्पेशल फोर्सेस एसएसजी इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और सिविलियन भी नॉन प्रोहिबिटेड बोर लाइसेंस के ऊपर ये प्लेटफॉर्म ले सकते हैं। सो ये बेसिकली अमेरिकन है, जैसे कहा G3 जर्मन था, AK प्लेटफॉर्म रशियन है, और ये अमेरिकन है, और यही तीनों पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कॉमन वेपन्स हैं जो आप लाइसेंस पे, प्रोहिबिटेड बोर पे या नॉन प्रोहिबिटेड बोर पे खरीद सकते हैं। और पाकिस्तान आर्मी भी इन्हीं तीनों वेपन्स को कसरत से इस्तेमाल करती है। लिहाजा अगर कोई पॉसिबिलिटी है, कुछ ऐसा माहौल बना कि आपको आर्मी के साथ जंग करनी पड़े, तो आर्मी अगर आपको हथियार देगी तो इन तीनों में से कोई एक वेपन आपके हाथ में दिया जाएगा। अब आप नोट करें कि मैं इसको क्लैशनकोफ नहीं कह रहा हूं, मैं इसको AK प्लेटफॉर्म कह रहा हूं, मैं इसको G3 प्लेटफॉर्म कह रहा हूं, मैं इसको M16 प्लेटफॉर्म कह रहा हूं। क्या फर्क है इस जो बात मैं कर रहा हूं, इसका मफहूम क्या है? इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एमुनेशन की तरफ लेके जाऊंगा, कार्ट्रिजेस की तरफ। ये जो 3 कार्ट्रिज इस वक्त मेरे हाथ में है, ये आपको तफसील से स्क्रीन पर दिखा दिए जाएंगे। ये 3 कार्ट्रिजेस इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। ये वाला जो सबसे बड़ा कार्ट्रिज है, ये G3 राइफल में इस्तेमाल होता है। इसके दरमियान वाला जो है, ये क्लैशनकोफ का कार्ट्रिज है, ये आप देख रहे हैं थोड़ा छोटा है उससे। और ये तीसरा जो है, ये M16 या M4 राइफल में इस्तेमाल होता है। ये आप देख रहे हैं कि उसके मुकाबले में थोड़ा पतला है, लेकिन क्लैशनकोफ वाले से थोड़ा सा बड़ा लगता है आपको। असल बात, जब तक कि आप इन कार्ट्रिज को नहीं समझेंगे, उस वक्त तक आप अपने वेपन को नहीं समझ सकते। तो हमको थोड़ी सी आपकी क्लास लेनी पड़ेगी कार्ट्रिज के हवाले से। ये जो कार्ट्रिज है, फॉर एग्जांपल ये जो G3 का कार्ट्रिज है, जब आप एक कार्ट्रिज को डिफाइन करते हैं तो आप इसको मिलीमीटर्स में डिफाइन करते हैं। G3 का जो कार्ट्रिज है, इसको डिफाइन किया जाता है कि ये 7.62 बाय 51 है। इसका क्या मतलब है? 7.62 इसका जो डायमीटर है गोली का, जो बैरल का डायमीटर है जिसमें से गोली निकलती है, वो जो बोर है वो 7.62 मिलीमीटर्स है। और 51 क्या है? ये केस का साइज, जो खोखा इसका है, जो केस है इसका साइज 51 मिलीमीटर है। सो इस कार्ट्रिज को जब डिफाइन किया जाता है तो कहते हैं 7.62 बाय 51, यानी 7.62 मिलीमीटर बाय 51 मिलीमीटर। ये समझ लें अच्छे तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। जो इसके मुकाबले पे ये जो दूसरा कार्ट्रिज है, ये क्लैशनकोफ में इस्तेमाल होता है। ये इसको जब आप मिलीमीटर्स में डिफाइन करते हैं तो ये 7.62 बाय 39 है, यानी बोर इसका भी वही है जो G3 का है, 7.62, लेकिन जो इसका केस है वो छोटा है। G3 का जो केस है आप देख रहे हैं, अगर आप दोनों को साथ साथ कंपेयर करके देखें तो आपको राइट साइड के ऊपर ये जो G3 राइफल का कार्ट्रिज है 7.62 बाय 51 और 7.62 बाय 39, दोनों 7.62 है इनका बोर, लेकिन इनका केस साइज डिफरेंट है। लिहाजा ये जो इस राइफल के लिए, यानी इस क्लैशनकोफ के लिए जो राइफल डिजाइन हुई है, ऑब्वियसली उसके अंदर ये G3 का राउंड नहीं जाएगा। और जो G3 की कार्ट्रिज डिजाइन हुआ राइफल है जिसमें G3 का कार्ट्रिज जाता है, उसमें आप क्लैशनकोफ का कार्ट्रिज इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी वही बात कि जो गाड़ी डीजल के लिए बनी है उसमें आप सिर्फ डीजल डाल सकते हैं, जो पेट्रोल के लिए बनी है उसमें सिर्फ आप पेट्रोल डालेंगे। अगर फ्यूल मिक्स कर देंगे तो गाड़ी आपकी, वेपन आपका खराब हो जाएगा। इसी तरह ये जो तीसरी गोली है, ये वाली गोली जो कि M16 की ओरिजिनल गोली है, इसको डिफाइन करते हैं 5.56 बाय 45 मिलीमीटर्स। यानी आप ये देखिए कि ये 7.62 है, ये 5.56 है। आप देखिए ये पतली है इसके मुकाबले में, क्योंकि ये 7.62 है, ये 5.56 है। आप देख रहे हैं कि ये इसके मुकाबले में पतली है, लेकिन इसका जो केस है वो लंबा है, 45 मिलीमीटर है, इसका केस 39 मिलीमीटर है। लिहाजा आप देख रहे हैं कि इसका केस लंबा है। लिहाजा ये फर्क गोलियों में समझना क्यों जरूरी है, अब पहले आप ये अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि ये 3 राउंड जो आपके पास हैं, जो पाकिस्तान में एक्चुअली सारे वेपन जो इस्तेमाल होते हैं वो यही 3 राउंड इस्तेमाल करते हैं। या 7.62 बाय 51 यूज करेंगे जो कि ओरिजिनली G3 का राउंड है, या 5.56 बाय 45 यूज करेंगे जो M16 का राउंड है, या 7.62 बाय 39 यूज करेंगे जो ओरिजिनल क्लैशनकोफ का राउंड है। पाकिस्तान में 99% वेपन्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं, जो लाइसेंस पे आप ले सकते हैं, जो पाकिस्तान आर्मी इस्तेमाल कर रही है, जो राइफलें इस्तेमाल हो रही हैं, वो यही 3 राउंड इस्तेमाल करते हैं।
लिहाजा राउंड्स आपको क्लियर हो गए। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया ये मिलीमीटर्स में बताया है, लेकिन इन्हीं राउंड्स का जो इक्विवेलेंट जब आप इंचेस में बात करते हैं, मिसाल के तौर पर जब ये G3 का राउंड है, यानी ये राउंड जो 7.62/51 G3 का राउंड है, इसको जब आप इंचेस में डिफाइन करेंगे तो आप कहेंगे ये 0.308 का राउंड है। यानी ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का ये डब्बा POF का बना हुआ है। इस डब्बे पे अगर आप देखें बहुत गौर से तो इन्होंने लिखा हुआ है कि 0.308, लेकिन राउंड उसमें वही है जो G3 में इस्तेमाल होता है। जब आप इंचेस में बात करेंगे तो आप पॉइंट करके बात करेंगे 0.308। जब आप मिलीमीटर्स में बात करेंगे तो आप कहेंगे 7.62/51। ये कन्वर्जन है इन दोनों, इस एक ही राउंड की मिलीमीटर्स और इंचेस में। इसी तरह जब आप M16 के राउंड की बात करते हैं 5.56/45, इसका जब इंचेस में कन्वर्जन आप करते हैं तो ये 223 बन जाता है, 0.223 ऑफ एन इंच। ये इसका बोर बनता है। देखिए ये अगेन POF का बना हुआ राउंड है और इन्होंने इस पर लिखा हुआ है कि 5.56/45 मिलीमीटर / 223। इन्होंने दोनों लिखे हुए हैं, मिलीमीटर्स भी लिखे हुए हैं, इंचेस भी लिखे हुए हैं। तो अक्सर आप लोगों को ये कहते सुनेंगे कि मेरे पास 223 की राइफल है, कोई और कहेगा मेरे पास 5.56 की राइफल है। दोनों एक ही चीज है, एक मिलीमीटर्स में बात कर रहा है, एक इंचेस में बात कर रहा है। एक साहब कहेंगे मेरे पास 7.62/51 की राइफल है, दूसरा कहेगा मेरे पास 308 की राइफल है। वो एक ही बात कर रहे हैं, एक इंचेस में कर रहा है, एक मिलीमीटर्स में कर रहा है। मगर ये जो क्लैशनकोफ वाला राउंड है, इसके इंचेस में नहीं आया कार्ट्रिज, इसको मिलीमीटर्स में ही डिफाइन करते हैं। यानी ये 7.62/39 ही डिफाइन किया जाता है, इसका इक्विवेलेंट इंचेस में नहीं डिफाइन किया जाता। मार्केट में कोई राउंड इस इंचेस के हिसाब से इसका राउंड नहीं मिलता। लेकिन जैसे कहा कि ये G3 का राउंड जो है, इसको सिविलियन राउंड को 308 का राउंड कहते हैं, मिलिट्री राउंड को 7.62/51 कहते हैं, दोनों एक ही चीज है। इसी तरह ये जो M16 का राउंड है, इसको सिविलियन राउंड को 223 कहते हैं, मिलिट्री राउंड को 5.56/45 कहते हैं, दोनों एक ही चीज है। गॉट इट? यहां तक आप समझ गए? अब हम आपको बताते हैं कि हम क्यों इन वेपन्स को प्लेटफॉर्म्स कह रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली क्लैशनकोफ डिजाइन है, यानी ये बेसिक डिजाइन पूरी दुनिया पहचानती है कि ये क्लैशनकोफ है। लेकिन जब ओरिजिनल क्लैशनकोफ थी, ओरिजिनल क्लैशनकोफ का जो कैलिबर था, दैट इज वही जो क्लैशनकोफ का हमने आपको बताया 7.62/39, दैट इज द ओरिजिनल क्लैशनकोफ बुलेट। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया कि इसी क्लैशनकोफ के डिजाइन पर और राइफलें बनानी शुरू कर दी जो कि वो कार्ट्रिज लेती थी जो या G3 लेता है या M16 लेती है। बात समझे ना आप? यानी क्लैशनकोफ का प्लेटफॉर्म है, लेकिन इन्होंने इसका चेंबर बदल दिया, इसके चेंबर साइज जो था वो चेंज कर दिया, और क्लैशनकोफ की गोली, जिस राइफल में क्लैशनकोफ की गोली आती थी जो ओरिजिनल क्लैशनकोफ है, इसकी जगह इसका चेंबर बड़ा कर दिया, तो ये G3 की गोली भी लेने लगी। तो ये पाकिस्तान में आपको क्लैशनकोफ मिलती है जो G3 की गोली लेती है, यानी इसको, और उसका नाम मार्केट में एक आम राइफल है सैगा 308 जिसे कहते हैं, बेसिकली क्लैशनकोफ है। क्लैशनकोफ प्लेटफॉर्म में इन्होंने मुख्तलिफ कैलिबर्स की, मुख्तलिफ चेंबर्स की इन्होंने राइफलें निकालनी शुरू कर दी। तो ओरिजिनल क्लैशनकोफ भी इसी डिजाइन की है। फिर इसमें 5.56 की राइफल भी आती है, जिस तरह मुलोट वेपर है या सैगा 223 है, वो भी आती है। फिर इसमें G3 का जो राउंड लेती है सैगा 308, वो भी इसी डिजाइन में आती है। और इवन 9 मिलीमीटर में भी इन्होंने छोटी राइफलें निकाली हैं कि जो क्लैशनकोफ डिजाइन की हैं। दिस इज अगेन प्लेटफॉर्म क्लैशनकोफ का है, लेकिन ये 9 मिलीमीटर का राउंड लेती हैं। इसका फायदा क्या है? क्लैशनकोफ वालों ने ऐसे क्यों किया? और इसका फायदा यह है कि आप अगर एक राइफल को इस्तेमाल करना सीख लें, आपने अगर यह सीख लिया कि यह क्लैशनकोफ कैसे इस्तेमाल होती है, इसका मैगजीन कैसे निकाला जाता है, इसकी सेफ्टी कैसे हटाई जाती है, इसको कॉक कैसे किया जाता है, इसको फायर कैसे किया जाता है, इसकी सेफ्टी कैसे लगाई जाती है,
आपने अगर एक राइफल पर सीख लिया, यानी क्लाशनकोफ पे सीख लिया, तो इस एके प्लेटफॉर्म की जितनी भी दूसरी राइफल्स हैं, सेगा 223 है, सेगा 9 है 9 मिलीमीटर, या सेगा 308 है, आप तमाम राइफल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास अगर कोई शख्स ये राइफल लेकर आता है, आपको ये देता है कि ये देखिए मेरी राइफल है, तो आपने पहला काम ये देखना है कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, एके प्लेटफॉर्म है, G3 प्लेटफॉर्म है, या वो M16 प्लेटफॉर्म है। पहले आप ये फैसला करेंगे। उसको देखने के बाद फिर आप दूसरा सवाल ये करेंगे और चेक करेंगे कि ये राउंड कौन सा लेता है, क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म सारे राउंड लेते हैं, उनको इस तरीके से मार्केट किया जा रहा है आजकल। तो ये देखने में क्लैशनकोफ लग रही है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये 223 का राउंड ले, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये G3 का राउंड ले, यानी ये 5.56 भी ले सकती है और 308 का राउंड भी ले सकती है। और जिस राउंड के लिए वो राइफल बनी है, आप सिर्फ वही राउंड उस राइफल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उस राइफल में आपने कोई दूसरा राउंड डाल दिया तो राइफल फट जाएगी, आप मारे जाएंगे, आपके मुंह पे फटेगी राइफल वो, एंड यू विल बी किल्ड। तो ऐसी हरकत कभी नहीं करना। लिहाजा ये जो राइफल, जैसे हमने कहा कि ये एके प्लेटफॉर्म, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इस एके प्लेटफॉर्म में क्लैशनकोफ भी आती है जो प्रोहिबिटेड बोर में, लेकिन इसी एके प्लेटफॉर्म में आप सेगा 308 ले सकते हैं जो नॉन प्रोहिबिटेड बोर में, आप सेगा 9 ले सकते हैं जो पिस्टल कैटेगरी में आती है, आप सेगा 223 ले सकते हैं जो कि नॉन प्रोहिबिटेड बोर राइफल है। दुनिया में चूंकि ये 3 बड़े मॉडल्स हैं और सारी आर्म फोर्सेस तकरीबन इन्हीं के दरमियान खेलती रहती हैं, कि कोई ये जैसे कहा M16 प्लेटफॉर्म यूज करता है, कोई G3 प्लेटफॉर्म यूज करता है। अब इसी तरह पाकिस्तान में जो G3 इस्तेमाल हो रही है, ये पाकिस्तान आर्मी यूज कर रही है 7.62/51 के नाम से, लेकिन इसका जो सेमी ऑटोमेटिक वर्जन है वो सिविलियन लाइसेंस पे मिलता है, और उसमें वही कार्ट्रिज इस्तेमाल होता है जो पाकिस्तान आर्मी इस्तेमाल करती है, लेकिन उसको नाम इन्होंने सिविलियन राउंड दिया हुआ है 308। 308 इसका सिविलियन राउंड है और 7.62/51 इसका मिलिट्री राउंड है। अब मुझे आप ये बताइए कि ये G3 प्लेटफॉर्म की राइफल है, पाकिस्तान में और कौन सी दूसरा वेपन है जो G3 प्लेटफॉर्म का है? मेक अ गेस। कोई गेस कर सकते हैं आप? वेल, विल नॉट टेक मोर टाइम। MP5 राइफल, जो MP5 पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस POF बनाती है, दुनिया में 9 मिलीमीटर की ये कार्बाइन इस्तेमाल होती है MP5, वो आइडेंटिकल है इस G3 राइफल पे। यानी अगर आप G3 इस्तेमाल कर सकते हैं ये राइफल, तो आप MP5 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों के ऑपरेशंस बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। फर्क कहां पे है? G3 7.62/51 का राउंड लेती है, MP5 9 मिलीमीटर पिस्टल का राउंड लेती है, वरना दोनों प्लेटफॉर्म एक ही तरह के हैं, आइडेंटिकल हैं। G3 बड़ी है, MP5 छोटा है, लेकिन डिजाइन दोनों का सेम सेम। गॉट इट? इसी तरह अब हम इस पे अगर आते हैं, ये जो आपका M16 प्लेटफॉर्म है, अब M16 प्लेटफॉर्म में भी उसी तरह सारे कैलिबर्स आते हैं, सारे बोर आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एके प्लेटफॉर्म में पहले इसके अंदर 5.56 जो नेटो है स्टैंडर्ड अमेरिकन 223 वो भी आता है, इसके अंदर 9 मिलीमीटर भी आता है जो कि AR9 बेसिकली, इसके अंदर 308 का राउंड वाला गन भी आती है, AR10 उसे कहते हैं, वो 308 का राउंड लेती है, यानी बेसिकली M16 है लेकिन राउंड G3 का ले रही है। लिहाजा वो भी इसके अंदर एक इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। अभी तक वैसे मैंने इसका पाकिस्तान में कोई ऐसी AR नहीं देखी, M16 का मॉडल नहीं देखा, प्लेटफॉर्म नहीं देखा जो क्लैशनकोफ की गोली लेता हो। 308 लेते हैं, 9 मिलीमीटर लेते हैं, 5.56 का ओरिजिनल राउंड लेते हैं, लेकिन क्लैशनकोफ वाली मैंने नहीं देखी। लेकिन ये जो रशियन प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें आपको रशियन प्लेटफॉर्म में आपको सारे मॉडल मिल जाएंगे। इसमें जैसे कहा क्लैशनकोफ की ओरिजिनल गोली भी है, 5.56 की राइफल भी मिलेगी, आपको G3 की 308 भी मिलेगी और आपको 9 मिलीमीटर भी मिलेगी। और उसका फायदा यही है कि जैसे कहा कि आपने अगर एक राइफल का इस्तेमाल सीख लिया, तो उसके बाद आपको इस प्लेटफॉर्म की कोई भी राइफल मिल जाए, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। रशियन ने ये कमाल का काम किया है कि एक राइफल सीख लें, फिर रशिया में बनने वाली हर राइफल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो किसी कैलिबर की, किसी बोर की क्यों ना हो, उस राइफल का इस्तेमाल दूसरी से आइडेंटिकल होता है।
अब हम आते हैं इस जानिब के राइफल को इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए, जिस तरह गाड़ियों का इशू है, आप दुनिया में बीसियों मॉडल हैं गाड़ियों के, मैनुअल भी है, ऑटोमेटिक भी है, लेकिन एक अच्छा ड्राइवर, उसको चंद सेकंड लगते हैं ये समझने में कि ये गाड़ी हमने चलानी किस तरह है। बेसिक ड्राइविंग उसको आती है, मैनुअल थोड़ा मुख्तलिफ होती है, ऑटोमेटिक डिफरेंट है, आजकल रोज नए मॉडल आ रहे हैं। इसी तरह राइफल्स भी हैं। दुनिया की कोई दो राइफल प्लेटफॉर्म आइडेंटिकल नहीं है, सिमिलर नहीं है। आपको जिस प्लेटफॉर्म पे सीखना है, आपको उस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा समझना पड़ता है उसको इस्तेमाल करने के लिए। अब हम आपको ये तीनों बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जैसे कहा AK प्लेटफॉर्म, G3 प्लेटफॉर्म और AR प्लेटफॉर्म या M16 प्लेटफॉर्म, इसके बारे में इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं थोड़ा सा ब्रीफ उसको आपको कर देंगे। कुछ चीजें बिल्कुल फंडामेंटल हैं, जैसे कहा हर गाड़ी में वो कॉमन होती हैं। हर गाड़ी में ब्रेक्स होंगी, स्टीयरिंग होगी, हर गाड़ी में एक्सीलरेटर होगा, हर गाड़ी के अंदर वो जो बेसिक फंक्शंस है उसके उन्होंने होना है। इसी तरह हर राइफल के अंदर जो राइफल भी आप उठाएंगे, हम स्टार्ट करते हैं AK प्लेटफॉर्म से, चूंकि सबसे आसान है, दुनिया की सबसे आसान राइफल है, रोबस्ट राइफल है। हर राइफल के अंदर आपको बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्स जो मिलेंगे वो ये हैं कि आपको एक राइफल मिलेगी, उस राइफल के अंदर एक मैगजीन होगा जिसमें इसकी गोलियां होती हैं, ये गोलियां आप उसमें लोड करते हैं, ये आप उस राइफल के अंदर डालते हैं। फिर उस राइफल के अंदर एक सेफ्टी होगी, जैसे इस क्लैशनकोफ में आपको ये सेफ्टी यहां नजर आ रही है। हर राइफल में एक सेफ्टी और एक लॉक होगा कि जब आप लॉक लगा देंगे तो राइफल फायर नहीं करेगी, जब आप सेफ्टी हटाएंगे तो वो राइफल फायर करेगी। तो हर राइफल में आपको ये मिलेगा। तो आपको ये फंक्शन बेशक डिफरेंट जगह पे होंगे, G3 में डिफरेंट जगह पे है, AR प्लेटफॉर्म में डिफरेंट जगह पे, क्लैशनकोफ में मुख्तलिफ जगह पे है, लेकिन फंक्शन सबका एक है। आपको एक मैगजीन मिलेगा जिसमें आप गोलियां लोड करके उसमें डालते हैं, आपको सेफ्टी मिलेगी और आपको एक कॉकिंग हैंडल मिलेगा, एक ऐसा हैंडल जो गन को कॉक करने का काम आता है। नहीं, जब आप इसको कॉक करते हैं पीछे करके और छोड़ते हैं तो आप बेसिकली ये कर रहे होते हैं कि मैगजीन से एक गोली निकलकर चेंबर में चली जाती है। चेंबर उस जगह को कहते हैं राइफल की बैरल के अंदर, ये बैरल है, इस बैरल में चेंबर उस जगह को कहते हैं जहां पर ये पूरी गोली दाखिल हो जाती है। पूरी गोली जिस जगह दाखिल होती है उसको चेंबर कहते हैं। और हर चेंबर, हर राइफल का चेंबर जैसे बताया उस गोली के मुताबिक बना होता है। ये वाली राइफल ओरिजिनल AK-47 है, क्लैशनकोफ है, तो इसके अंदर गोली भी वही जाएगी जो क्लैशनकोफ की गोली है। इसमें मैं G3 की गोली नहीं डाल सकता, इसमें मैं M16 की गोली नहीं डाल सकता, इसमें क्लैशनकोफ की गोली जाएगी। और वो गोली इस मैगजीन के अंदर लोड हुई हुई है। आप मैगजीन को लोड करते हैं, इसके अंदर डालते हैं, मैगजीन को आपने लिया और इसके अंदर डाल दिया। इसके बाद स्टेप ये होता है कि आप राइफल को सेफ्टी हटाने के बाद आप राइफल को कॉक करते हैं। कॉक करने का मतलब है कि आपने जब ये कॉकिंग हैंडल पीछे किया और इसको वापस छोड़ेंगे तो ये गोली अपने साथ ले जाकर चेंबर में दाखिल कर देगा। अब ये राइफल लोड हो चुकी है, अब मैं फायर कर सकता हूं। इसके बाद मैं इसको उठाऊंगा, एम करूंगा और फायर करूंगा। गन इज रेडी टू फायर। अब मैंने फायर नहीं करना, मैं ये सेफ्टी लगा दूंगा, गन फायर नहीं करेगी। लेकिन किसी सूरत में भी, चाहे गन लोडेड हो या अनलोडेड हो, आपने किसी की तरफ नहीं करनी। ये गन सेफ्टी की पूरी वीडियो हम पहले इस पे बना चुके हैं, वो आप उसको दोबारा बहुत गौर से देखेंगे। हम उसको रिपीट नहीं करेंगे अभी, लेकिन वो वीडियो आपने दोबारा जरूर देखनी है कि गन सेफ्टी कैसे मैनेज की जाती है और हादसे कैसे होते हैं किन बेवकूफियों की वजह से। सो बेसिकली दिस इज द फंक्शन ऑफ एवरी राइफल। इसके अंदर हमने मैगजीन लगाया, सेफ्टी हटाई, एक राउंड चेंबर किया एंड गन इज रेडी टू फायर। अब हम इसको फायर कर सकते हैं। फायर नहीं करना, सेफ्टी लगा दी। और अगर हमने फायर नहीं करना, जो गोली चेंबर में है उसको निकालनी है, पहले हमने मैगजीन निकाल कर बाहर रखा, अब एक गोली आपको याद है चेंबर के अंदर मौजूद है, उसको मैंने बाहर निकालना है। मैं क्या करूंगा, या मैं फायर करूंगा या मैं सिर्फ एक दफा कॉकिंग हैंडल को दोबारा पीछे करूंगा और वो गोली निकलकर बाहर चली गई। अब ये गन खाली हो गई, मैंने एक दफा रिकन्फर्म कर लिया कि हाँ गोली अंदर चेंबर खाली है। अब मैं इसको सेफ डायरेक्शन में फायर करके सेफ्टी कैच लगा दूंगा और ये मेरी राइफल का फंक्शन मुकम्मल हो गया। आपने देखा AK प्लेटफॉर्म। अब ये जो राइफल मैंने AK की इस्तेमाल की है, अब अगर मेरे पास सैगा 308 है या मोलोट वेपर 223 है या मेरे पास ये सैगा 9 है, मेरे पास सैगा 9 है, इन सब का यही फंक्शन है।
आइडेंटिकल, ये एक ही प्लेटफॉर्म है, एक ही तरह काम करता है। ये इसके अंदर सेफ्टी लगी हुई है इसकी, ये इसका कॉकिंग हैंडल है, ये इसका मैगजीन है। मैं सेफ्टी हटाऊंगा, गन को कॉक करूंगा, गन को मैंने कॉक किया, अब मैं इसको फायर कर सकता हूं। डायरेक्शन मैंने की, मैंने फायर किया, फायर नहीं करना, सेफ्टी लगा दी। और अगर मैंने कार्ट्रिज निकालना है इसका, तो वही तरीका कि पहले मैं इसका मैगजीन निकालूंगा और मैगजीन निकालकर बिल्कुल उसी तरह इस राउंड को भी मैं बाहर निकाल दूंगा, सेफ डायरेक्शन में फायर करूंगा, गन को सेफ करूंगा एंड माय वेपन इज सेफ। बात समझे आप? ये हमने आपको एके प्लेटफॉर्म की डेमोन्स्ट्रेशन दे दी। तमाम एकेस जो हैं वो एक ही तरह इस्तेमाल होती हैं और इसीलिए दुनिया में सबसे आसान वेपन यही एके प्लेटफॉर्म है। आप क्लैशनकोफ पाकिस्तान में प्रोबेटेड बोर पे ले सकते हैं, लेकिन एके प्लेटफॉर्म में 223 और 308 राइफल्स या सेगा 9 मिलीमीटर राइफल आप नॉन प्रोबेटेड बोर लाइसेंस पर ले सकते हैं। एवरी पाकिस्तान, और ये सेमी ऑटोमेटिक्स हैं, दे आर नॉट ऑटोमेटिक वेपन्स। ये आपको लाइसेंस पे जो भी मिलेगी वो सेमी ऑटोमेटिक मिलेगी, अनलेस यू हैव अ प्रोहिबिटेड बोर लाइसेंस। अब आए G3 की तरफ। ये पाकिस्तान आर्मी की स्टैंडर्ड G3 राइफल है, एग्जैक्टली जिस तरह आपने एके प्लेटफॉर्म पे देखा था। इसके अंदर भी एक मैगजीन है, इसके अंदर आप गोलियां लोड करते हैं वही 7.62x51 की। इसके अंदर भी एक सेफ्टी है, इसकी सेफ्टी यहां पर है। क्लैशनकोफ की सेफ्टी आपने देखा था राइट साइड पे थी, इसकी सेफ्टी ये रही, यहां पे इसका सेफ्टी स्विच है, सेफ्टी लीवर यहां पे आपने फायर करना है, इसको रेड पे ले आइए, ऊपर किया, सेफ हो गया, फायर नहीं करेगा। इसका कॉकिंग हैंडल कहाँ है? क्लैशनकोफ में आपने देखा था कॉकिंग हैंडल राइट पे था, इसका कॉकिंग हैंडल ये ऊपर है। आपने कॉक किया गन को, आपने सेफ्टी हटाई और आपने एक राउंड फायर कर दिया, दैट्स हाउ इट फायर, दैट्स इट। वो सारी चीजें इसमें भी वही देख ली आपने। कॉकिंग हैंडल यहां पे है, सेफ्टी यहां पर है, मैगजीन यहां डलता है और मैगजीन डालने का तरीका मुख्तलिफ है क्लैशनकोफ के मुकाबले में। इसका मैगजीन स्ट्रेट जाता है, क्लैशनकोफ का जरा सा रॉक करके घुमा के जाता है। ये इसकी सेफ्टी है, दैट्स इट। आप अब G3 प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। MP5 एग्जैक्टली इसी तरह है, 9 मिलीमीटर की जो इसका जो छोटा मॉडल है 9 मिलीमीटर में G3 का MP5 राइफल पाकिस्तान में मिलती है, लाइसेंस पे मिलती है, आप आराम से ले सकते हैं, इसी तरह इस्तेमाल होगी वो। नाउ कम टू दी M16 प्लेटफॉर्म। जितने भी M16 प्लेटफॉर्म के राइफल्स हैं वो सब इसी तरह काम करेंगे। जैसे कहा, ये इसका मैगजीन है, लेकिन इसका मैगजीन निकालने के लिए ये बटन है, यहाँ पे इस जगह एक बटन है, इसको दबाएंगे ये बाहर आ जाएगा, ये इसका मैगजीन निकल आया। इसका कॉकिंग हैंडल कहाँ है? राइट साइड पे नजर नहीं आ रहा आपको, इसका लेफ्ट साइड पे भी नहीं है। इसका कॉकिंग हैंडल कहाँ है? इसका कॉकिंग हैंडल पीछे बैक पे, ये बैक पे लगा हुआ है। और इसकी सेफ्टी कहाँ है? वहीं पे जहां G3 की सेफ्टी है। ये इसका सेफ्टी स्विच है, यहाँ पे आप यहां सेलेक्ट करते हैं कि मैंने इसको फायर करना है या सेफ पे करना है। इसका कॉकिंग हैंडल पीछे है, आपने पीछे खींचा और छोड़ दिया, और नाउ द गन, अब इसकी सेफ्टी आपने हटाई और एक राउंड फायर कर दिया आपने, समझे आप? सो दिस इज M16 या M4 प्लेटफॉर्म। इसमें 308 भी आती है, इसमें 223 तो ओरिजिनल इसके साथ ही है, और इसमें 9 मिलीमीटर भी आती है। सो कार्ट्रिज कोई भी इस्तेमाल हो सकता है, उसका कैलिबर या बोर कुछ और हो सकता है, ऑपरेशन एक ही जैसा है। तमाम राइफल इसी तरह इस्तेमाल होती है। कॉकिंग हैंडल इसका पीछे है, इसका मैगजीन इसी तरह डलेगा जैसे डलता है, सीधा सीधा अंदर, और सेफ्टी इसकी या राइट साइड के ऊपर है। सो हर वेपन को आपको प्रैक्टिस करना होता है। जो राइफल आपके पास है, जो राइफल आपने लाइसेंस पर ली है, उस पर आपने प्रैक्टिस करनी। मगर ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उनका इस्तेमाल भी आपको आना चाहिए। यानी अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन की गाड़ी चलाते हैं, अच्छे ड्राइवर हैं, तो आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आनी चाहिए, ऐसे जैसे कभी जरूरत पड़ सकती है। तो आप अगर अचानक आपके हाथ में, आप क्लैशनकोफ आपके पास है
ये प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल करते हैं, आपको पाकिस्तान आर्मी G3 राइफल दे देती है, अब आप रोना पिटना ना डाल देना कि G3 का इस्तेमाल तो मुझे आता ही नहीं, या आर्मी आपको M16 दे देती है और कहती है चले आप हमारे साथ जहाद में शामिल हो, और आप रोने पिटना डाल दें कि मैंने तो क्लाशनकोफ पे सीखा था, मुझे M16 राइफल इस्तेमाल करनी नहीं आती। सो इसीलिए ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपको लाजमी आने चाहिए। और पाकिस्तान में जैसे कहा, चूंकि यही 3 प्लेटफॉर्म 99% इस्तेमाल होते हैं, पाकिस्तान आर्मी जो राइफल इस्तेमाल करती है यही तीनों राइफलें इस्तेमाल करती है, जो लाइसेंस पे पाकिस्तान में मिलते हैं वो यही तीनों राइफलें मिलती हैं। ऑफ कोर्स मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन कि आपका लाइसेंस कौन सा। तो आपको हमने राइफल्स और उनके प्लेटफॉर्म्स बता दिए, उनके इस्तेमाल करने का जनरल तरीका बता दिया, उनके कार्ट्रिज के बारे में बता दिया, ये बता दिया कि कौन सी राइफल किस किस कार्ट्रिज में आती है और कौन से वेपन आप प्रोबेटेड या नॉन प्रोबेटेड बोर लाइसेंस पे ले सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देके दिखाएंगे। राइफल के इस्तेमाल के बारे में हमने आपको बताया कि तमाम वेपन्स चाहे किसी प्लेटफॉर्म के हों, उनको इस्तेमाल करने का तरीका एक ही है कि पहले आप राइफल में मैगजीन लगाते हैं, आपने मैगजीन इसमें लोड किया, फिर आपने सेफ्टी हटाई, फिर आपने इसको वेपन को कॉक किया, अब आप फायर करने के काबिल हैं। अब आपने एम किया अपने टारगेट पे, एक राउंड फायर किया, फायर करने के बाद सेफ्टी लगाई और वेपन को आपने नीचे कर लिया आपने, और फायर नहीं करना। तो अब मुझे हुआ क्या, असल में जब मैं फायर करता हूं तो जो गोली चेंबर में है वो फायर होने के बाद प्रेशर से इस कॉकिंग हैंडल को पीछे धकेलती है। ये कॉकिंग हैंडल पीछे आता है और जो खाली केस अंदर मौजूद है वो बाहर निकल जाता है और नया राउंड मैगजीन से निकलकर चेंबर में चला जाता है। यानी क्या ऑपरेशन होता है मैं आपको स्लो में दिखाता हूं। फायर किया अगर मैंने तो ये कॉकिंग हैंडल पीछे आएगा, पीछे आया, आपने देखा उसमें से एक गोली निकल गई, और ये जब वापस जाएगा तो दूसरी गोली को अपने साथ लेकर चला गया। तो ये ऑपरेशन जो है ये सेमी ऑटोमेटिक ऑपरेशन कहलाता है। मैंने इसको सेमी ऑटोमेटिक पे रखा है, मैंने जितने फायर करने हैं हर दफा मुझे फायर करना पड़ेगा ट्रिगर दबा के। आई एम गोइंग टू फायर 3 राउंड। आपने देखा कि मैंने 3 राउंड फायर किए। ऑटोमेटिक फायर क्या होता है? ऑटोमेटिक फायर ये है कि मैंने इसके सेलेक्टर स्विच को ऑटो पे किया, और ऑटो का मतलब है कि अब मैंने सिर्फ एक दफा उंगली दबा रही है और पूरा मैगजीन खाली हो जाएगा। सो पाकिस्तान में ऑटोमेटिक राइफल लेने के लिए प्रोबेटेड बोर का लाइसेंस चाहिए। सेमी ऑटोमेटिक आप नॉन प्रोबेटेड पे ले सकते हैं, मगर जंगों में 99% फायर सेमी ऑटोमेटिक होता है। तो अगर आपके पास सेमी ऑटोमेटिक राइफल है नॉन प्रोबेटेड बोर की तो वो बहुत काफ़ी है। अब थोड़ा सा आपको ऑटोमेटिक फायर की मिसाल देते हैं। हैव अ लुक। मैंने वेपन ऑटो पे किया हुआ है और मैं चंद राउंड ऑटो पे फायर करूंगा, उससे आपको अंदाजा होगा रेट ऑफ फायर और उसमें झटका कितना लगता है। फायर करने का थोड़ा झटका होता है ऑब्वियसली। अब मैं ऑटो पे जा रहा हूं, ये आपने देखा कि ऑटो पे जो फायर किया इसमें एक साथ ट्रिगर दबाया, 6-7 राउंड निकल गए। अगर मैं ट्रिगर दबा के रखूंगा तो पूरा मैगजीन खाली हो जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटो एंड सेमी ऑटो। अब मैंने फायर कर लिया, मैंने सेफ्टी कैच लगा दिया, मैंने मैगजीन निकाल दिया, मैं मजीद फायर नहीं करना चाहता, बट देयर इज 1 बुलेट इनसाइड, मैंने उसको बाहर निकालना है। उसको निकालने के लिए सेफ्टी हटाई, उसको बाहर निकाला, गन खाली की, फायर किया, सेफ्टी लगाई, नाउ माय गन इज सेफ। जब आप फायर करते हैं तो जाहिर है कि एक मैगजीन फायर करने के बाद वो आपका मैगजीन खाली हो जाता है। जो नेक्स्ट स्टेप आपको अपनी वेपन हैंडलिंग में जिसकी ट्रेनिंग करनी है वो मैगजीन चेंज की है। यानी जब क्लैशनकोफ में मसलन जब मैं फायर कर रहा हूँ, मैंने जब फायर कर लिया और मैगजीन ख़त्म हो गया तो इसके बाद मेरी ड्रिल ये है कि आपने इस मैगजीन को निकाला, इसकी जगह पर दूसरा मैगजीन लोड किया और एक मर्तबा फिर आपको इस राइफल को कॉक करना है। यानी जैसे मैंने कहा कि मैगजीन खाली हो गया, आपने एक मैगजीन निकाला,
मैंने नया मैगजीन उसकी जगह पे डाला, अब दोबारा कॉक करना इसको और फिर ये गन फायर करने के काबिल हो गई। और आपने फायर नहीं करना तो आप इसमें दोबारा सेफ्टी लगा देंगे। सो मैगजीन चेंज अपने वेपन्स की, कि आपका मैगजीन किस तरह चेंज होगा। जैसे M16 का मैगजीन एक डिफरेंट तरह चेंज होता है, G3 प्लेटफॉर्म का मैगजीन एक मुख्तलिफ तरह से चेंज होता है, लेकिन ये ड्रिल हर राइफल में है। आपने एक मैगजीन फायर कर लिया, आपने उसको निकालना है, दूसरा मैगजीन डालना है, गन को दोबारा कॉक करना है और दोबारा आपने बैटल में जाके दुश्मन को इंगेज करना है। सो ये ड्रिल आपको लाजमी तौर पर आपको होनी चाहिए कि आप फायर कर रहे हैं, एक मैगजीन निकाला, दूसरा मैगजीन डाला, गन को कॉक किया, फिर एम किया, फिर फायर पे चले गए। क्योंकि मेरा राउंड पहले चेंबर था, लिहाजा वो राउंड उड़ता हुआ आपने देखा, लेकिन ये ड्रिल आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। मैगजीन खाली हो गया, उसको निकाला, दूसरा डाला, गन कॉक की और दोबारा ऑपरेशंस में आप चले गए। अब आपको हम एक डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं ताकि आपको यह मालूम हो कि जब आप राइफल फायर करते हैं तो होता क्या है राइफल के अंदर। मैं इसको मैनुअली करके दिखाऊंगा आपको। देखिए, मिसाल के तौर पर मेरी राइफल में एक मैगजीन, एक राउंड अभी चेम्बर्ड है। जब मैं फायर करता हूं, जैसे आपको मैंने कहा था कि फायर करने के बाद जब धमाका होता है उससे ये कॉकिंग हैंडल पीछे की जानिब आता है। ये पीछे आता है तो जो चेम्बर में राउंड होता है वो बाहर आ जाता है और नया राउंड उसकी जगह पर मैगजीन में चला जाता है। अब वो मैं इसको मैनुअल करके दिखाता हूँ। ये आपने देखा, एक निकला, दूसरा उसकी जगह चला गया, ये निकला, दूसरा उसकी जगह चला गया, दूसरा उसकी जगह चला गया। यही काम जब मैं फायर करूंगा तो रिपीट हो रहा होगा। कॉकिंग हैंडल पीछे आएगा, इसको आप स्लो मोशन में देख सकते हैं। ये कॉकिंग हैंडल पीछे आएगा, पुराना कार्ट्रिज निकल जाएगा, नया राउंड अंदर आ जाएगा और ये गन फायर करती रहेगी। यही ऑपरेशन होता है सेमी ऑटोमेटिक का। और ऑटोमेटिक हमने आपको दिखा दिया था कि उसमें आपको एक दफा ट्रिगर दबाना है और पूरा मैगजीन खाली होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन वही है। कॉकिंग हैंडल पीछे आएगा, पुराना कार्ट्रिज निकलेगा, नया उसकी जगह लोड हो जाएगा। ये सेमी ऑटोमेटिक लोडिंग जो है, सेमी ऑटोमेटिक फायरिंग और ऑटोमेटिक फायरिंग, लेकिन लोडिंग प्रोसीजर एक ही है। यही सब कुछ M16 में है, यही G3 में है। जैसे कहा कि बेशक उसका मैकेनिज्म डिफरेंट है, प्लेटफॉर्म डिफरेंट है, लेकिन ऑपरेशन तमाम राइफलों का एक ही जैसा है। जब आप एक टीम के साथ फायर कर रहे होते हैं तो आपने गन सेफ्टी का बहुत ध्यान करना है, जिसकी छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन हम आपको अभी देते हैं कि मसलन ये मेरे सामने मेरा पार्टनर है, लेकिन अगर मैंने इसको क्रॉस करना है तो मेरी बैरल या तो ऊपर होगी, ऊपर जाके मैं क्रॉस करूंगा, या मेरी बैरल उसको नीचे से क्रॉस करेगी। ये आपने, क्योंकि जब आप एक टीम के साथ, एक यूनिट के साथ फायर कर रहे होते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आप अपनी टीम को जख्मी ना करें। अब ये आप डेमोन्स्ट्रेशन जो देख रहे हैं कि मैंने अब हम छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन आपको देंगे कि मैं वेपन फायर कर रहा हूं और उसका मैगजीन खाली हो जाता है और मुझे इसी मूवमेंट में, इसी दौरान अपना मैगजीन चेंज करके दोबारा दुश्मन को इंगेज करना है। टैक्टिकल रीलोड। मेरा मैगजीन तकरीबन खाली है, एक गोली मेरे चेंबर में है और मैं उसको फायर करने के बाद मैगजीन चेंज करूंगा आपके लिए। ये मेरा मैगजीन खाली हो गया, अब मैंने टैक्टिकल रीलोड करना है। मैंने नया मैगजीन निकाला, पुराने मैगजीन को मैं रिमूव करूंगा, दोबारा गन को कॉक किया और दोबारा एम लेके दोबारा फायर किया। यू गॉट द पॉइंट? यानी आपने एक मैगजीन ड्रॉप किया, दूसरा लोड किया और दोबारा से आप अपने ऑपरेशन में वापस आ गए। इसकी ट्रेनिंग 1000 दफा आपको करनी है। टैक्टिकल रीलोड, मैगजीन खाली होने के बाद नया मैगजीन लगा के गन को दोबारा कॉक करके दोबारा फायर शुरू करना। राइफल से फायर करने की बहुत सारी पोजीशंस होती हैं। आप खड़े होकर फायर करते हैं, आप घुटने के बल जाके फायर कर सकते हैं, आपको लेट कर फायर करना पड़ता है,
आपको टैक्टिकल फायर करना पड़ता है, जिसमें आप भाग रहे होते हैं और फायर करते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिस भी आपको अपने वेपन के साथ करनी है। मुख्तलिफ फायरिंग पोजीशंस, जैसे कहा बैठ के, लेट के, वो सारी चीज आप किसी इंस्ट्रक्टर के साथ उन पोजीशंस को अच्छी तरह समझकर उनकी ट्रेनिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने गज़ा में, यूक्रेन में देखा है किस तरह भागते दौड़ते फायर करना होता है। टैक्टिकल फायरिंग जो है कि थोड़ी सी उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन हम आपको देते हैं कि भागते हुए आपको मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज करना है, मैगजीन चेंज करना है। ये सब चीज़ें फिर एडवांस ड्रिल और ट्रेनिंग में आती हैं। तो हमने सेफ्टी रिमूव की, पोजीशन में आए, मैगजीन चेंज किया, दूसरा डाला, आपको हमने सेमी ऑटोमेटिक राइफलें, वो तीनों प्लेटफॉर्म, AK प्लेटफॉर्म, G3 प्लेटफॉर्म और M16 प्लेटफॉर्म समझा दिया, उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा दी। इसके अलावा जो एक राइफ़ल पाकिस्तान में आप लाइसेंस पे ले सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान आर्मी वो आपको दे सकती है ऑपरेशंस के लिए, वो बोल्ट एक्शन राइफ़ल है, जो बिल्कुल मुख्तलिफ है उन तमाम सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक राइफ़ल से जिनकी डिमॉन्स्ट्रेशन हमने आपको पहले दी। ये आपके सामने जो राइफ़ल है, इसको बोल्ट एक्शन कहते हैं। बोल्ट एक्शन का मतलब है कि ये एक वक्त में सिर्फ एक गोली फायर करती है। आप इसका ये बोल्ट उठाते हैं, इसको खोलते हैं, इसके अंदर एक गोली दाखिल करते हैं, इसको बंद करते हैं और फिर ये राइफ़ल फायर करती है। इसमें भी एग्जैक्टली वही सब कुछ है। इसका कॉकिंग हैंडल जो है वो ये है, ये बोल्ट है, इसको बंद किया आपने। इसकी सेफ्टी यहाँ पे ये लगी हुई, हर एक के अंदर सेफ्टी होती है, ये इसकी सेफ्टी आगे कर दिया, फायर करेगी, पीछे किया नहीं करेगी। इसी तरह जब आप इसको पीछे करेंगे तो जो गोली इसके अंदर है वो बाहर निकल जाएगी, नई गोली इसके मैगजीन में जो आपने डाली है वो अंदर चली जाएगी और आप इसको फायर कर सकेंगे जब आपने इसकी सेफ्टी हटाई हुई है। तो सो दिस इज कॉल्ड अ बोल्ट एक्शन राइफल, या स्नाइपर राइफल भी कह सकते हैं, हंटिंग राइफल भी कह सकते हैं इसको आप। नॉर्मली लॉन्ग रेंज होती है, 800 गज, 1 किलोमीटर, 1200 मीटर मारने के लिए, इसीलिए इस पे टेलीस्कोप लगी हुई होती है। और चूंकि लॉन्ग रेंज स्नाइपिंग के लिए है तो ये सेमी ऑटोमेटिक या फुल ऑटोमेटिक नहीं होती। हर गोली आप कैलकुलेट करके एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता फायर करते हैं और इसके अंदर वही गोली जाती है इस वाली राइफल में जो आपके G3 में जाती है, सेम 308 या 7.62/51। तो जिस तरह आपने देखा कि ये राइफल बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन ये गोली वो इस्तेमाल कर रही है जो G3 राइफल में इस्तेमाल होती है। सो G3 राइफल का एमुनेशन जो पाकिस्तान में बनता है, पाकिस्तान आर्मी इस्तेमाल करती है, वो इस 308 राइफल में आराम से इस्तेमाल हो सकती है। सो बोल्ट एक्शन सबसे आसान है इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन चूंकि ये लॉन्ग रेंज होती है लिहाजा इसकी साइंस पूरी डिफरेंट है। एक स्नाइपर पूरा कोर्स होता है, 6 महीने का कोर्स आर्मी करवाती है सिर्फ इस बोल्ट एक्शन राइफल को इस्तेमाल करने का तरीका सिखाने के लिए कि टेलीस्कोप के जरिए आप 800 गज, 900 गज, 1800 गज, 1700 गज के ऊपर आप किस तरह फायर कर सकते हैं। होती बोल्ट एक्शन है, बहुत सिंपल ऑपरेशन है। खोला आपने, गोली अंदर डाली, बंद किया और फायर कर दिया। लेकिन जब लॉन्ग डिस्टेंस फायर करना है तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंस आ जाती है। जैसे कहा, पूरा 6 महीने का कोर्स सिर्फ इस काम का है कि इस राइफल से आपने स्नाइप करके दुश्मन के, दहशतगर्दों को, खवारिज को, जहन्नुम के कुत्तों को आपने कैसे मारना है। आज ये हमारा राइफल का कोर्स पूरा हो गया। हमने पूरी हैंडबुक आपको बना के दे दी है, आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं कि कितनी तरह की राइफलें अवेलेबल हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म होता है, कौन सा कार्ट्रिज होता है। अब आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लाइसेंस लेके अपना वेपन लें, उसकी ट्रेनिंग करें, उसकी प्रैक्टिस करें। और ये महंगा काम है, ज़ाहिर है एक गोली जो है वो 200-250 रुपए की होती है। जिस तरह पेट्रोल 300 रुपये लीटर है, उस तरह गोली भी 300 रुपये की है। आप गाड़ी चलाते हैं, महंगी होती है, लेकिन आपको ज़रूरी है सफ़र करना है। इसी तरह जब आप जिहाद की तैयारी करते हैं, गज़वा हिंद की तैयारी करते हैं, पाकिस्तान आर्मी के साथ एक मुजाहिद बनने की तैयारी करते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। और कहा कि सिर्फ वेपन नहीं, आप देख रहे हैं कि हम पूरा टैक्टिकल गियर पहने हुए हैं, हमने पूरा सामान पहना हुआ है। ये लोड बेयरिंग वेस्ट है, इसमें मैगजीन्स लगाने की जगह है, इसमें टॉर्च है, इसमें नाइफ है, इसमें मेडिकल किट लगा हुआ है, इसके अंदर इमरजेंसी लाइट्स और बाकी सारी चीज़ें हैं। हर सिपाही के पास ये सारा टैक्टिकल सामान होना ज़रूरी है। जब अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हुक्म दिया है कि वाद्दलहुम मन इस्तताअतुम मिनल क़ुव्वा,
जितनी तुम्हारी सलाहियत है, जो तुम्हारी कैपेसिटी है, जहाद का सामान जमा करो। तो फिर ये हर मुसलमान पर उसी तरह फ़र्ज़ है जैसे जहाद, जैसे नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, कि वो जहाद की तैयारी भी करे। और आने वाला वक्त तो जहाद का वक्त है, आने वाला वक्त ग़ज़वा हिंद का वक्त है। अपनी नीयत भी ग़ज़वा हिंद की रखें और तैयारी भी करें, क्योंकि मुसलमान कभी भी बग़ैर तैयारी के, बग़ैर हथियार के नहीं होता। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ताकतवर और मजबूत मुसलमान बहुत पसंद है। सईदी रसूलुल्लाह ने जब पर्दा फरमाया तो घर में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन आपके हुजरे मुबारक की दीवारों पे सिर्फ हथियार लटक रहे थे। इस बात को याद रखिएगा।